एक औरत अपने पति का पूरे 10 साल इंतजार करती रही। एक जवान लड़की की उम्र से लेकर पूरी जवानी की उम्र तक वो हर रोज खिड़की के पास खड़ी होकर दूर देखती, उम्मीद करती कि यादों में बसी वो परछाई फिर से दिखे। पर उसे नहीं पता था कि उसका पति इन 10 सालों में एक भाड़े का सैनिक बन चुका था, और वो भी भाड़े के सैनिकों के इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा। युद्ध भूमि पर उसे तलवार का भूत कहा जाता था। महाद्वीप के पश्चिम में कार्टियन ने एटर्नल थंडर साम्राज्य की गद्दी संभाले 4 साल बीत चुके थे। साम्राज्य धीरे धीरे अपने उन पड़ोसी देशों को जीतने लगा जो सम्राट के शासन के खिलाफ थे। उसी युद्ध की उथल पुथल में एक भाड़े का सैनिक था जिसने अपना अतीत दफन कर दिया था। उसकी आंखों में हमेशा यादें भरी रहतीं। 10 साल पहले उसके पिता ने उसकी एक शादी तय कर दी थी। उसकी दुल्हन वेबिन बैरन परिवार की बेटी थी, उम्र सिर्फ 16 साल, बहुत खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की। पिता के कमरे से निकलने के बाद उसने सोचा, लगता है वो अपने पिता की बात टाल नहीं सकता। इस तरह 14 साल की उम्र में ही उसकी शादी एक ऐसी कुलीन लड़की से होने वाली थी जिसका चेहरा उसने कभी देखा भी नहीं था। 14 की उम्र में शादी। जल्द ही शादी का दिन आ गया। उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। लड़की की आवाज बहुत मीठी थी। नमस्ते, पहली मुलाकात है। मैं टिलिया हूं। लड़की का चेहरा देखते ही वो हैरान रह गया। सामने खड़ी यह लड़की जैसे एक देवदूत हो। उसके बाल जमे हुए गेहूं के खेत जैसे सुनहरे थे। कोमल आंखें हरी कोमपल जैसी नरम, त्वचा आटे जैसी सफेद, होंठ चटक लाल चेरी जैसे। अगर एक शब्द में इसे बयान करना हो तो वो होगा रहस्यमयी और सुंदर। पिता मेरे पास आए। एल्रिक, जल्दी उससे नमस्ते करो। नमस्ते, मैं एल्रिक हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। फिर भी एक विचार मन में आया। अब जब हम पति पत्नी बन गए हैं तो इसका मतलब है मैं बाकी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। अब सोचता हूं तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो मेरा पहला प्यार था। अंगूठी बदलते वक्त उसके होंठों पर आई हल्की सी मुस्कान ने मुझे शर्मा दिया। मैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता रहा, हंसी नहीं रोक पाया। चेहरा पूरी तरह सिकुड़ गया। मुझे तब अंदाजा भी नहीं था कि मेरी इस हरकत से उसे कितनी गहरी चोट पहुंचेगी। जल्द ही रात हो गई। इतनी अचानक हुई शादी की वजह से मुझे अब तक भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सच है। खासकर यह कि इतनी इज्जतदार और शालीन लड़की मेरी पत्नी बन गई है। पिता ने कहा था वो एक कुलीन परिवार की है। मेरी हंसी धीरे धीरे रुक गई क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर टिलिया ने मुझ जैसे एक व्यापारी के बेटे से शादी क्यों की? पास खड़ा नौकर बहुत असहज लग रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि वो असली वजह जानता है। रोंडा, प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें जरूर बताना होगा। रोंडा ने एक गहरी सांस ली। असल में यह एक राजनीतिक शादी थी। यह सुनकर मेरे दिल में एक ठंडक फैल गई। वेबिन बैरन परिवार कभी बहुत धनी और प्रतिष्ठित था, पर अब वो कर्ज में डूबे हुए थे। गुजारे के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए हमने उनका सारा कर्ज चुकाने और पैसा देने का प्रस्ताव रखा। बदले में इस शादी के जरिए हमारा बोटमैन परिवार कुलीन वर्ग में शामिल हो सके। मैंने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह लड़की हमारे परिवार को बेच दी गई? ये वो बात थी जो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। मैंने आज आखिर क्या कर दिया? मैं तुरंत टिलिया के कमरे की तरफ भागा। मैं अपनी सफाई देना चाहता था। आज की अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगना चाहता था। मैं सोच रहा था कि चाहे जो हो, मुझे उससे कुछ कहना ही होगा। जल्द ही मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। मन को शांत करते हुए माफी मांगने की तैयारी की। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। खोलते ही मुझे रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। टिलिया अंदर रो रही थी, वो भी बेहद बेबसी वाला रोना। यह देखकर मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, पर मन में एक फैसला ले लिया। इस शादी को खत्म करना होगा, उसे आजाद करना होगा। मैं पिता के कमरे में गया। दरवाजा खुलने से पहले ही पिता को पता चल गया कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरे कदमों की आवाज इतनी तेज थी। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस शादी को रद्द कर दीजिए। टिलिया की शादी मुझसे सिर्फ हमारे परिवार के फायदे के लिए हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे हमारे परिवार को बेच दिया गया। अगर ऐसा है तो मैं इस शादी को नहीं करना चाहता। कृपया मेरी बात मान लीजिए। पिता जोर से चिल्लाए, बकवास मत करो एल्रिक। तुम अब भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है। ये हमारे परिवार के लिए कुलीन बनने का इकलौता मौका है। और अब तुम भी एक कुलीन हो, तुम्हें भी एक कुलीन जैसा व्यवहार दिखाना होगा। पिता की ठंडी नजरों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। उन्होंने मुझे फिर से सच्चाई का सामना कराया। मैं तो एक ऐसा बच्चा हूं जो अपनी मां को निगल कर पैदा हुआ। जाहिर है पिता मुझसे नफरत करते हैं। मैं तो बस परिवार की तरक्की का एक औजार हूं, एक कठपुतली जिसे पिता जैसे चाहें इस्तेमाल करें। इसलिए मैं बिना पीछे मुड़े कमरे से निकल गया।
मेरे मन में अब एक ही ख्याल था, मुझे गायब हो जाना होगा। सिर्फ मेरे गायब होने से ही उस लड़की को आज़ादी मिल सकती है। मैं पहले ही अपनी आज़ादी खो चुका हूँ, पर उसे मैं आज़ादी खोने नहीं दूंगा। मुझे पिता से दूर जाना होगा। लगता है अब मुझे यह मामला छोड़ना ही पड़ेगा। उसी रात मैं एक तलवार और कुछ सामान लेकर घर से निकल गया। मुझे समझ नहीं आया टिलिया क्यों रो रही थी। क्या इसलिए क्योंकि उसे बेच दिया गया, इसका दुख था? या फिर वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई? खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे यहाँ से चले जाने से वो आज़ाद हो जाएगी। ये सब मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। दूसरे दिन मैं एक शहर में पहुंचा। मैंने वहां भाड़े के सैनिकों में शामिल होने का फैसला किया। सामने खड़े इस मजबूत कद के आदमी ने बार बार पूछा, तुम पक्का हो? मैंने कहा, मैं पक्का हूं, मेरा नाम कासा है। इसके बाद के 10 साल मैं युद्ध भूमि पर जीता रहा, तलवार चलाते हुए, जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हुए, एक के बाद एक युद्धों में उलझते हुए, कोई ठिकाना ढूंढते हुए। किसी को नहीं पता था कि तलवार का भूत कासा अपने अंदर अकेले ही एल्रिक नाम का एक राज छुपाए बैठा है। आज मैं एक शराब खाने में पहुंचा। मेरी परछाई देखते ही बारटेंडर की नज़र मुझ पर पड़ गई। सोचा नहीं था आप आज यहाँ आएंगे। जैसे ही मैं शराब खाने में घुसा, वहां मौजूद सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सब हैरान थे कि तलवार का भूत यहाँ क्यों आया। जल्द ही उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि इस बार मैं एक छड़ी के सहारे चल रहा था। बारटेंडर ने पूछा, क्या हुआ? आपका पैर घायल लग रहा है। मैंने सामान्य लहजे में कहा, आखिर युद्ध भूमि में तलवार और घाव आम बात है। तभी मेरे हाथ हल्के से कांपने लगे और मेरा चेहरा बेहद उदास हो गया, क्योंकि मैंने अखबार में अपने पिता की तस्वीर देखी। दूसरे दिन मैं ट्रेन से अपने पुराने घर की तरफ रवाना हुआ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 10 साल घर छोड़ने के बाद इस तरह की खबर के साथ पिता का सामना होगा। जिस आदमी से मैं हमेशा नफरत करता था, उसका चेहरा आज अखबार में छपा था। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पहली बार जब मैं घर से भागा था, तब भी मन में एक हल्की उम्मीद बची थी। मैं मन ही मन उम्मीद करता था कि वो मुझे ढूंढने आएंगे। आखिर तब मैं सिर्फ 14 साल का था, एक भोला भाला बच्चों जैसा ख्याल। पर अब सोचता हूँ तो लगता है वो उम्मीद बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं थी। भले ही उन्होंने मुझे परिवार को उठाने का एक औजार समझा हो, पर मैं फिर भी उनका बच्चा तो था ही। मन के किसी कोने में जहाँ मैं उनसे नफरत करता था, वहीं मैं शायद थोड़ा सा प्यार भी चाहता था। पर वो सिर्फ मेरी एक बेवकूफ़ी भरी उम्मीद थी। जिससे मैं नफरत करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बचा सिर्फ मैं, बेबस और डरपोक। पिता की मौत को बहाना बनाकर मैं चुपचाप वापस अपने गांव लौट आया। 10 साल में मेरे हाथ बस पछतावा और खालीपन आया, और मेरा गांव आज भी 10 साल पहले की यादों में जमा हुआ था। जल्द ही मैं अपने पुराने गांव वेबिन पहुंचा। मुझे याद है, इस मौसम में यहाँ का गेहूं का खेत बहुत सुनहरा हो जाता था। जब मैं यहाँ लौटा, 10 साल बीत जाने के बावजूद यहाँ सब कुछ वैसा ही था। पतझड़ के लाल पत्तों से भरी शांत गलियां, लोगों के आराम से चलते कदम। यहाँ युद्ध भूमि जैसी वो तनावपूर्ण तेज हवा कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक जाना पहचाना पर अजनबी सा नजारा। ये सोचते हुए मैं धीरे धीरे रुक गया। अब वेबिन इलाके की पहचान बना। वो गेहूं का खेत भी बिल्कुल वैसा ही था, हर तरफ सुनहरा रंग फैला हुआ। मुझे याद है बचपन में दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलते वक्त कपड़े गंदे हो जाते और मेरी नौकरानी मुझे डांट लगाती। अब जैसे जैसे मैं चलता जा रहा था, यादें और भी साफ होती जा रही थीं। इन यादों में मुझे एक ही चेहरा दिख रहा था। पता नहीं वो लड़की अब कैसी होगी। शायद खुशहाल जिंदगी जी रही होगी। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, टिलिया जी। टिलिया, आप खुद इतना भारी सामान क्यों उठा रही हैं? ये काम तो मुझे करने दीजिए। पास खड़ी नौकरानी अचानक पलटी और डर गई। कोई अजनबी आदमी उसे घूर रहा था। टिलिया मुझे देखकर हल्की सी चौंकी, फिर नौकरानी की मनाही के बावजूद चुपचाप मेरी तरफ चलने लगी। मुझसे 3 कदम की दूरी पर वो रुक गई। उसके हाथ में पकड़ा गेहूं का बाल बिल्कुल उसके बालों के रंग जैसा सुनहरा था। क्या सामने वाली यह लड़की सच में टिलिया है? पर वो अभी भी यहीं क्यों है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अगर मैं यहां नहीं रहूंगी तो कहां रहूंगी? टिलिया ने बिल्कुल सामान्य लहजे में यह बात कही। यह सुनकर मेरे दिल में एक झटका लगा। क्या मेरे भाग जाने के बाद भी उसे आज़ादी नहीं मिली? मैंने खुद को बेवकूफ़ कहा। मैं भोलेपन से सोचता रहा कि मेरे भाग जाने से ये शादी अपने आप रद्द हो जाएगी। शायद जवानी के उस वक्त मैंने जो सोचा, वो एक ऐसी गलती थी जिसका पछतावा मुझे ताउम्र रहेगा। मेरे जाने के बाद इस औरत की असली आज़ादी छिन गई। टिलिया को देखकर मेरे मन में शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई। मैं तो उसे आज़ाद करना चाहता था, पर इस चक्कर में मैंने अपनी ही इज्जत खो दी। मैं किसी भी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाया। मैं तो बस एक कायर हूँ, एक स्वार्थी इंसान।
जब मैं युद्ध भूमि में तलवार भांज रहा था, टिलिया अकेली घर में बंद थी। इसलिए मुझे टिलिया से माफ़ी मांगनी होगी, पर मुझे लगा मुझे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं है। शायद वो मेरी माफ़ी सुनना भी नहीं चाहेगी। जब मैं बोलने ही वाला था, उसका ठंडा चेहरा देखकर मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। टिलिया ने कहा, पहले घर चलते हैं, बाकी बातें बाद में आराम से कर लेंगे। यह कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। अगर टिलिया सीधे मुझ पर गुस्सा करती तो शायद आसान होता, पर इस मुलाकात के तरीके ने मुझे और भी ज्यादा खुद को कोसने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे, अब वापस क्यों आए हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो बस मेरे मन का ख्याल था। जब मुझे होश आया, टिलिया कई कदम आगे जा चुकी थी। उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो मैंने सोचा था, बल्कि एक शांत सा भाव था। तुम आ नहीं रहे क्या? मैंने सोचा, पहले घर चलते हैं। मैं आ रहा हूं, माफ करना, अभी थोड़ा खोया हुआ था। इस तरह मैं टिलिया के पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ा। सामने एक शानदार इमारत नजर आई। मैं हैरान रह गया। यह जगह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। 10 साल बाद भी यह बिल्कुल वैसी ही थी। यह तो अविश्वसनीय है। यह किसी सपने जैसा महसूस हो रहा था। कितनी खिड़कियां हैं, हर कमरा कहाँ है, सब कुछ मेरे दिमाग में साफ साफ याद आ रहा था। ये सोचकर मैं मुस्कुरा उठा। तभी एक आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने पलटकर देखा, वो मेरा पुराना नौकर था। रोंडा जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? रोंडा में ज्यादा बदलाव नहीं आया। मैं उसे एक नज़र में पहचान गया। 10 साल बीत गए, पर रोंडा बिल्कुल नहीं बदला। मैंने कहा, मुझे नहीं पहचानते? जरा ध्यान से देखो। रोंडा हैरानी से मुझे ध्यान से देखने लगा। अचानक रोंडा की आंखें भीग गईं। रोंडा ने मुझे पहचान लिया। मालिक, आप वापस आ गए। आप इतने सालों में कहाँ थे? आप सच में एल्रिक मालिक हो? मैंने धीरे से उसे गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद मिले रोंडा, अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरी गर्मजोशी से गले लगाने पर उसे यकीन हो गया कि यह असली है। मालिक, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बहुत बदल गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं सच में बहुत बदल गया हूँ। तुम्हारा न पहचान पाना जायज़ है। अचानक मुझे कुछ याद आया। मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले टिलिया ने मुझे कैसे तुरंत पहचान लिया था। मैंने तुरंत उस दिशा की तरफ देखा जहाँ टिलिया गई थी। मैं 10 साल युद्ध भूमि पर बिताकर आया हूँ, यहाँ तक कि रोंडा भी मुझे नहीं पहचान पाया, पर उसने पहली नज़र में ही मुझे पहचान लिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात है जिससे वो मुझे तुरंत पहचान गई? इस वक्त ऊपर की मंजिल पर टिलिया नीचे का सारा नजारा देख रही थी। उसकी नजरें मेरी परछाई पर टिकी हुई थीं। जब मेरी नजर उससे मिली, टिलिया तुरंत मुड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टिलिया ने राहत की सांस ली। वो सच में बिल्कुल नहीं बदला। उसकी गर्दन पर वो निशान, वो भूरे बाल बिल्कुल 10 साल पहले जैसे ही थे। कुछ भी नहीं बदला था। घर पहुंचकर मैंने आराम से नहाया। मैं अभी भी सोच रहा था कि आखिर वो मुझे एक नज़र में कैसे पहचान गई। मैंने साफ सुथरा नहाने वाला गाउन पहना। यह सवाल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। तभी मेरी आंखें अचानक हैरानी से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने टिलिया की परछाई खड़ी थी और उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। टिलिया की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। सच में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था आप नहा रहे हैं। टिलिया ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। वो जैसे डर के मारे रोने वाली थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पहले शांत हो जाओ। मैं उसे गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो जोर से चीख पड़ी। बाहर खड़ी नौकरानी यह सुनकर तुरंत अंदर दौड़ी आई। मालकिन, क्या हुआ? नौकरानी ने अंदर आकर एक बेहद अजीब सा नज़ारा देखा। इस वक्त मैं टिलिया की बांह पकड़े हुए था। टिलिया ने नौकरानी की तरफ देखते हुए मैरी का नाम पुकारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, तुम सही वक्त पर आई। टिलिया लगभग गिरने ही वाली थी, इसीलिए मैंने उसे संभालने की कोशिश की थी। पर इस नौकरानी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और सीधे मेरे सिर पर एक जोरदार घूंसा जमा दिया। उस रात एल्रिक ने एक सपना देखा। सपने में वो पुराने युद्ध भूमि के दिनों में था, जब दुश्मन की सेना के मुख्य नाइट लेब्रो हमारे सैनिकों के सामने खड़ा था। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक ही बार में सामने आए सारे सैनिकों को उड़ा दिया। हमारे सैनिक बुरी तरह डर गए, हथियार छोड़कर युद्ध भूमि से भाग गए। पर एल्रिक भागते सैनिकों के उलट आगे बढ़ता गया। वो अकेला लेब्रो के सामने पहुंच गया। एल्रिक ने कोई बात नहीं की, सीधे अपनी मुद्रा बना ली, क्योंकि उसकी नज़र में भले ही दुश्मन की पूरी सेना एक साथ आ जाए, फिर भी वो उसे छू भी नहीं सकते। लेब्रो एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत हम दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसके एक जानलेवा वार को टालने के बाद मैंने पलटवार किया। सीधे एक तीर से लेब्रो का गला छेद दिया। वो मरते दम तक समझ नहीं पाया कि एक इंसान की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया, तुरंत आगे बढ़कर वार पूरा कर दिया। इस बार दुश्मन के सैनिक डर के मारे कांप उठे। मैं वहीं खड़े होकर अपना परिचय देने लगा।
मैं भाड़े का सैनिक का सा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम में दम है तो बेझिझक आगे आओ। चाहे कोई भी हो, मैं आखिरी इंसान तक सबको मार दूंगा। पर तभी मुझे खतरे का एहसास हुआ, जैसे कुछ मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने लगभग तुरंत ही अपना जादुई कवच अपनी बांह पर लगा लिया। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन का निशाना मेरी टांग पर था। मेरी टांग की चोट यहीं से आई थी, पर इस तेज दर्द ने मुझे होश खोने नहीं दिया। मैं बस यह देखना चाहता था कि यह हमला कौन कर रहा है। इतनी खामोशी से मुझ पर वार करना, इसका मतलब दुश्मन की ताकत जरूर बहुत ज्यादा है। मुझसे 400 मीटर दूर दो लोग खड़े थे। उनके हाथ में जादुई बंदूकें थीं। ठीक इसी पल मैं अचानक जाग गया। यह सच में एक बुरा सपना था। मैं यह सपना कई बार देख चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर मुझे होश आया कि मैं वापस अपने गांव पहुंच चुका हूं। ये तकलीफदेह पिछले असर सच में झेलना मुश्किल था, जैसे मुझे शांति मिल ही नहीं रही थी। भले ही अब मैं घर वापस आ चुका था, इस तरह के असर को भुलाने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैं जलते हुए बाघ की तरह तुरंत तलवार निकाल लिया। यह भी एक तरह की सजगता थी, पर आने वाली सिर्फ एक नौकरानी थी। मालिक, आप जाग गए। मैं अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क था। फिर भी मैंने कहा, अंदर आ जाओ। वो मेरे लिए एक बर्तन में पानी लेकर आई। मैं ठंडे पानी से मुंह धोना चाहता था और तुरंत ही किसी ने मेरे लिए ठंडा पानी भी ला दिया। और कपड़ा इतना मुलायम था कि लगता ही नहीं मैं कुछ पहने हूं। ये तो बहुत ज्यादा आलीशान बात है। युद्ध भूमि से बिल्कुल अलग दुनिया। मेरे होंठों से एक हल्की सी कड़वी हंसी निकल गई। हालांकि अभी मेरे लिए मुस्कुराना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी हत्यारी वृत्ति अभी भी बहुत तेज थी। मुस्कुराना भी अजीब सा लगता। बाहर निकलने पर मुझे बुजुर्ग नौकर पहले से दरवाजे पर इंतजार करते मिले। मालिक, आप अब बहुत बेहतर लग रहे हैं। पहले खाना खा लीजिए। रोंडा को यह जानने की उत्सुकता थी कि मेरी टांग ऐसी क्यों हो गई। मैंने कहा। एक तेज ढलान से लुढ़कते हुए एक चट्टान से टकरा गया था। रोंडा बचपन से मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, अपने बेटे जैसा मानता था। युद्ध भूमि में मेरे घुटने में गोली धंस गई थी। यह बात मैं किसी भी हाल में कह नहीं सकता था। मैं नहीं चाहता था रोंडा मेरे लिए चिंता करे। रोंडा हंसते हुए बोला, तुम सच में नहीं बदले। अभी भी वही मुसीबत खड़ी करने वाले हो। कल की बात भी वैसी ही थी। मैंने कहा, कल की बात तो पूरी तरह गलत फहमी थी। बात खत्म होते ही कल की मुख्य किरदार वहां आ गई। उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। उसने मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, कल रात आप अच्छे से आराम कर पाए? मुझे कल रात का वो नज़ारा याद आते ही मेरा चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। तुम्हारी दुआ से मैंने बहुत अच्छे से आराम किया। इस वक्त कल की वो नौकरानी मेरे सामने आई। तुम कल मालकिन के साथ इतनी बदतमीजी से पेश कैसे आ सकते हो? मैरी को बड़े नौकर ने जोर से सिर पर मारा, फिर उसे खींचकर वहां से ले गया। मैंने शर्मिंदगी से थोड़ी हंसी हंसते हुए कहा, सुप्रभात। तुम्हारी दुआ से मैं अच्छे से सोया, पर मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। नई आई हुई मैरी को कहते हो? अगर मैरी ने आपको गुंडा कहा है तो प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मुझे बस यह लड़की बहुत चंचल लगी। इसी वक्त मैंने धीरे से अपनी छड़ी नीचे रख दी। बस पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उत्सुकता से पूछा। टिलिया ने समझते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर हम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। टिलिया के नाश्ता करने का अंदाज बहुत प्यारा था। तभी मैंने अचानक कहा, कल की बात के बारे में मुझे कुछ कहना है। क्या तुम सुन सकती हो? टिलिया को पहले समझ नहीं आया कल की कौन सी बात। तब मैंने याद दिलाया, वही कल का वो वाकया। उसे तुरंत समझ आ गया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा प्राइवेट बाथरूम है। टिलिया ने कहा, कोई बात नहीं। पर मुंह से कहते हुए भी वो लगातार कह रही थी, कोई बात नहीं। पहले खाना खा लो। जब तक मैं खाना खाता रहा, टिलिया का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। टिलिया के हाथ कसकर अपनी स्कर्ट पकड़े हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि वो बहुत घबराई हुई है। उसने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तो पाया कि मैं भी थोड़ा असहज हूं। कल रात टिलिया को एक बात पता चल गई थी। उसने मेरे शरीर पर बने अनगिनत घावों के निशान देख लिए थे। यह इंसान आखिर किन हालातों से गुजर कर यहां तक जिंदा पहुंचा है। मैंने सोचा था कि बात यूं ही टाल दूंगा, पर लगा जैसे मैं कुछ गलत बोल बैठा हूं। यह माहौल बेहद असहज हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खाना शुरू कर दिया, ताकि जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकूं। पर जल्दबाजी में खाते हुए अचानक मेरा गला रुंध गया। फिर भी मैंने जबरदस्ती खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। यह देखकर मेरी पत्नी बस मुझे अजीब सी नजरों से देखती रह गई। मैंने अस्पष्ट स्वर में कहा, मैं पहले बाहर जा रहा हूं, तुम आराम से खाओ। उसने मुझे थम्स अप दिखाया। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर निकल गया। मेरे जाने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, आपका दिन अच्छा गुजरे मेरे पति। खाना खाने के बाद मैं बाहर निकला। खेत में हर तरफ काम में लगे लोग नजर आ रहे थे। मैं वहां बिल्कुल शांत होकर बीच में खड़ा हो गया।
जैसे मुझे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रोंडा के साथ मैं जागीर के सारे कामगारों से मिला। वे सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए, पर कुछ नौकरों ने मेरे सामने कल की बात छेड़ दी। ये सुनते ही छोटी सी मैरी को बहुत गुस्सा आ गया। वो तो बस एक छोटा सा गुंडा है। मैरी ने सबको धकेलते हुए अकेले मेरे सामने आकर कहा, तुम काम नहीं करोगे तो यहाँ बैठकर गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब लोग जरा होश में आओ, 10 साल बाद वापस आया है ये आदमी। क्या ऐसा इंसान भरोसे लायक भी है? मालकिन, उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बुजुर्ग नौकर हल्की सी हंसी के साथ बोला, मालिक के साथ इतनी बदतमीजी मत करो। तुम अभी भी छोटी हो, कुलीन वर्ग के नियम नहीं समझती। वारिस के बिना कोई कुलीन परिवार टिक नहीं सकता। छोटी मैरी अभी भी गुस्से में थी। मुझे तो बस अच्छा नहीं लग रहा। बुजुर्ग नौकर ने कहा, मालिक बस अपने कुलीन कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं। 10 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भुलाया। यह तो असली कुलीनता है। मैरी और ज्यादा नाराज हो गई। अरे, ये तो गुंडों का भी गुंडा है और आप इसे कर्तव्य बता रहे हैं। मुझे तो यह सहज वृत्ति लगती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि छोटी मैरी इतनी तीखी बातें कर सकती हैं। मैं बस चुपचाप खड़ा रह गया। बुजुर्ग नौकर ने मुझसे पूछा, क्या इस बार भी आप जल्दी चले जाएंगे? असल में मुझे खुद भी अभी फैसला नहीं लेना था। हालांकि घुटने की चोट की वजह से मुझे यहाँ कुछ वक्त रुकना ही पड़ेगा, पर आज के बाद क्या मुझे यहाँ मालिक बनकर रहने का हक है? मैंने सोचा अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। ये बात बाद में सोचूंगा। जाने से पहले मैंने छोटी मैरी की तरफ एक नज़र देखी। मैंने बुजुर्ग नौकर से एक गाड़ी तैयार करने को कहा। कुछ देर बाद बुजुर्ग नौकर मुझे लेकर मेरे मकसद की जगह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुझे फिर से वो परछाई दिखी। गेहूं के खेत में हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। जब वो मुड़ी तो मुझे उसका बेहद खूबसूरत चेहरा दिखा। अचानक मन में एक एहसास जागा, वापस आना अच्छा लगा। करीब आधे घंटे बाद मैं एक कब्र के सामने पहुंचा। बहुत दिनों बाद पिताजी। सामने जो कब्र थी वो मेरे पिता की ही थी। पहले मैं पिता से बहुत नफरत करता था, पर मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह उनसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे पिता एक छोटे से व्यापारी परिवार के मुखिया थे, जिन्होंने वेबिन के प्रतिनिधि व्यापार संघ को अपने हाथों से खड़ा किया था। उनका ठंडा स्वभाव भी उनकी अलग पहचान थी, जिसने बहुत सारे दुश्मन भी बनाए। उन्होंने कभी मुझ पर मुस्कुराकर नहीं देखा, कभी कोई प्यार भरी बात भी नहीं कही। अगर वो एक बुरे इंसान ही थे तो फिर थोड़ा और जीवित क्यों नहीं रह सके? पर अब सोचता हूं तो मन में पहले जैसी नफरत नहीं रही, बल्कि कुछ अफसोस सा महसूस होता है। मन करता है फिर से एक बार उनसे डांट खाऊं। मैंने बुजुर्ग नौकर से पूछा कि पिता की मृत्यु कैसे हुई। बुजुर्ग नौकर ने बताया कि पिता को दिल की बीमारी थी, जिसे उन्होंने आखिरी वक्त तक छुपाए रखा। सिर्फ वो और उनके इलाज करने वाले डॉक्टर को ही यह बात पता थी। जब से उन्हें अपने आखिरी दिनों का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समेटकर उसे नकद में बदलना शुरू कर दिया। यह सुनकर मैं हल्के से हंस पड़ा। यह जानकर हैरानी हुई कि बुजुर्ग नौकर एक अजीब सा इंसान है। पिता जैसे इतने ठंडे दिल वाले आदमी की इतनी वफादारी से सेवा करने की आखिर क्या वजह हो सकती है? बुजुर्ग नौकर भी हल्का सा हंसा। जाहिर है पैसे के लिए, और क्या वजह हो सकती है? पर मालिक, आपने उस बात के बारे में तो पूछा ही नहीं। बुजुर्ग नौकर बोला, मैंने अभी बताया तो सही, पिताजी की सारी विरासत के बारे में। उन्होंने जो कुछ भी नकद में बदला जा सकता था वो सब नकद कर दिया, और वो पूरी बड़ी रकम आपको ही सौंप दी गई है। मालिक, यह रकम कितनी बड़ी है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कब्र से लौटने के बाद मैंने पूछा, बुजुर्ग नौकर, क्या पिता ने कोई खत या ऐसा कुछ नहीं छोड़ा? नौकर ने कहा, यह तो मालिक का स्वभाव ही नहीं था, बस विरासत से जुड़े कुछ निर्देश लिखे थे। अगर आपको उत्सुकता हो तो मैं वो दिखा सकता हूँ। पर बुजुर्ग नौकर को भी पिता के असली विचार नहीं पता थे, क्योंकि इस दुनिया में वो हमेशा से ही सबसे ज्यादा ठंडे स्वभाव के दिखे। तो मालिक, विरासत के बारे में आप आराम से सोच सकते हैं। नौकर की बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। मेरी पत्नी अभी भी उसी हवेली में क्यों रह रही है? आखिर जब मैंने उस तरह घर छोड़ा था तो यह शादी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। बुजुर्ग नौकर ने एक गहरी सांस ली। मालिक, तब आपने सच में एक गलत फैसला लिया था। मत भूलिए, यह एक राजनीतिक शादी थी। शादी के बहाने बस एक सौदा था। मैंने पूछा, पर क्या यह कोई वजह बनती है? नौकर ने कहा, बिल्कुल बनती है। और वैसे एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। अब बोर्टमैन परिवार एक वंशानुगत बैरन परिवार बन चुका है। अगर आप विरासत संभालेंगे तो वह उपाधि भी स्वाभाविक रूप से आपको ही मिलेगी, और सारी विरासत सिर्फ आपकी होगी, मालकिन की नहीं। जल्द ही हम घर पहुंचे। पिता को गुजरे 1 साल हो चुका था। अगर वो सिर्फ संपत्ति के लिए रुकी होती तो अब तक वो किसी भी वक्त प्रतिनिधि बनकर वो रकम लेकर जा सकती थी। नौकर ने कहा, जी, मालकिन खुद अपनी मर्जी से यहाँ रुकी है। यह तो उनका खुद का फैसला था।
मैं इसकी वजह जानना चाहता था, पर मालकिन बहुत कम बोलती हैं। सच कहूं तो हमारे बीच इतनी गहरी बातचीत भी नहीं होती। यह बात मुझे भी अंदाजा थी। उसमें सच में एक ऐसी दूरी है जिसे पार करना मुश्किल लगता है। एक नौकर होने के नाते उनसे जबरदस्ती बात निकलवाना भी मुमकिन नहीं। लगता है वो सच में एक मुश्किल इंसान है। नौकर हंसते हुए बोला, मालिक, आपको पति होने के नाते मालकिन से थोड़ी और बातचीत करनी चाहिए। मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा। मुझे नहीं पता था कि दीवार के कोने में एक औरत छुपकर खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा था। हाथ भी हल्के कांप रहे थे। टिलिया की उंगली में पहनी अंगूठी चमक रही थी। जैसे ही मैं कमरे में घुसने वाला था, टिलिया बाहर आई। आप वापस आ गए। उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं अभी अभी खेत से आई, अभी अभी काम खत्म किया। उसकी नजरों से नजर मिलते ही मैं भी शर्मा गया। क्या हम साथ में अंदर चलें? उसने कहा, हाँ, चल सकते हैं। इस तरह हम दोनों बिना कुछ बोले कमरे में दाखिल हुए। माहौल पहले से ही काफी अजीब था, फिर भी मैंने बात शुरू कर दी और यह अजीबपन और बढ़ा दिया। सच में ये सब मेरी बकबक की वजह से हुआ। वैसे इतनी साधारण पोशाक में भी वो इतनी शालीन क्यों लग रही है? क्या यह जन्मजात कुलीनता है? सोचकर लगा 10 साल पहले भी वो ऐसी ही दिखती थी। तब भी शादी की पोशाक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी वो अचानक मुड़ी और मेरी तरफ देखा, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। घबराहट में मैं लगभग गिरने ही वाला था। क्या हुआ, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, ठीक हूँ, गनीमत है मैंने अपनी छड़ी से खुद को संभाल लिया। आज मैं थोड़ा ज्यादा चला, इसलिए पैर में थोड़ी कमजोरी आ गई। मेरी टांग की यह हालत होने से मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रहा। सच में माफी चाहता हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब मुझे आदत हो गई है। मुझे लगा यह बात कहने का मुझे कोई हक नहीं। आखिर मैंने ही उसे इतने साल अकेला छोड़ा था। अब झूठी माफी मांग रहा हूँ। टिलिया ने कहा, गलत मत समझिए। मेरा मतलब है मैं हमेशा से पूर्व मालिक से सीखती आई हूँ, इसलिए मुझे आदत है। सोचकर पता चला ये तो सच में मेरे पिता का ही तरीका था। अहम चीजों के बारे में वो हमेशा खुद जांच कर ही मानते थे। गेहूं का मामला भी उससे अलग नहीं था। सारी संपत्ति नकद में बदली जा चुकी थी। अब इस परिवार के पास सिर्फ यह गेहूं का खेत ही बचा है। पता नहीं पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया, पर जो भी हो, उनके स्वभाव को देखते हुए वो जरूर सब कुछ पहले ही हस्तांतरित कर चुके होंगे। मैंने बात बदली। अच्छा, तुम्हारा और पिता का साथ कैसा रहा? वो तो बहुत सख्त इंसान थे। टिलिया हंसी। उसे याद आया जब वो पिता से सारी चीजें सीखा करती थी। उसके अलावा कोई खास बात याद नहीं। ये सुनकर मेरी मुट्ठी थोड़ी कस गई। क्या उन्होंने कभी मेरे बारे में तुमसे बात नहीं की? टिलिया ने साफ कहा, कभी नहीं। सोचकर लगा भी सही ही है। आखिर एक ठंडे स्वभाव के पिता और एक कम बोलने वाली औरत के बीच बस काम की बातें ही होती रही होंगी। कुछ देर बातें करने के बाद टिलिया अपना काम करने चली गई। मैंने पूछा, क्या काम अभी बाकी है? टिलिया ने कहा, अभी कुछ दस्तावेज देखने बाकी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। दिन में खेत का दौरा और रात में दस्तावेज देखना तुम कैसे संभाल लेती हो? काफी हद तक ऐसा ही है। इसके बाद हम अलग हो गए, शाम को फिर मिलने का वादा करते हुए। सोचा नहीं था वो सच में इतनी मेहनत करती है। मेरे अंदर तरस और अपराध बोध की एक तेज लहर सी दौड़ गई। अगर मैंने तब भागने का फैसला न लिया होता तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे संभालनी थी। अगर वो मुझसे थोड़ी शिकायत भी करती तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, पर आज तक टिलिया ने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी और अब आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। ये तो बेहद बेशर्मी की बात है। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो छोटी मैरी गिर पड़ी थी। उसके हाथ के दस्तावेज बिखर गए थे। वो बहुत परेशान थी। ये सारी फाइलें मालकिन के लिए हैं। मैंने कहा, मुझे मदद करने दो। वैसे ये सारे खत किसके लिए हैं? उसने कहा, ये सब मालकिन के नाम के खत हैं। मुझे उत्सुकता हुई। इतनी सारी चिट्ठियां, क्या वो सब पढ़ पाती है? अचानक मेरा चेहरा हैरानी से जम गया, क्योंकि मैंने विभिन्न परिवार से आया एक खत देखा जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी बेटी। उस दिन मुझे टिलिया के माता पिता का एक खत मिला। खत का विषय बहुत सीधा था। वो चाहते थे टिलिया वापस आ जाए। पिता ने परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। उसके लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा। मुझे लगा उसका दिल जरूर दुखी होगा। क्या टिलिया इसलिए परिवार में रुकी है ताकि पिता की छोड़ी विरासत ले सके? पर मुझे लगता कुछ और ही वजह है। मैंने बहुत सोचा पर समझ नहीं पाया। या फिर टिलिया मेरे लिए रुकी है, या घर वापस नहीं जाना चाहती। अगर विरासत के लिए ही रुकी होती तो 1 साल पहले ही वो सब कुछ ले सकती थी। मैंने एक दराज खोली। अंदर बहुत सारे लिफाफे थे जो सारे 1 साल पहले से आने शुरू हुए थे। सारे खतों का विषय एक जैसा था, मेरे नाम पर मौजूद उस विरासत की तरफ इशारा। शायद टिलिया ने कभी उन्हें जवाब ही नहीं दिया।
कुछ खतों में तो लिखा था, कृपया जवाब जरूर दें। ये देखकर मैं मुस्कुराया। पता चला वो चुपचाप उस विरासत की रक्षा करती रही। भले ही उसे यह भी पता नहीं था कि उसका मालिक कभी वापस आएगा भी या नहीं। यहाँ तक कि बुजुर्ग नौकर को भी इस बारे में पता नहीं था। लगता है टिलिया ने यह बात बहुत सावधानी से छुपा कर रखी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी परछाई नजर आई। टिलिया कर्मचारियों के साथ काम में जुटी हुई थी। यानी पूरे 1 साल वो अकेले ही यह लड़ाई लड़ती रही। भले ही टिलिया सच में पूरी विरासत लेकर चली जाती, फिर भी मुझे उससे शिकायत करने का कोई हक नहीं था। पर आखिर टिलिया खुद को इतना थका क्यों देती है? इसी बीच टिलिया खुद को तैयार कर रही थी। आज उसने खास तौर पर अपना पसंदीदा तितली वाला बालों का क्लिप लगाया। उसे लगा आज वो सच में सुंदर दिख रही है। तभी पीछे से मैरी चिल्लाई, मालकिन, मालिक ने खुद आपसे मिलने की बात कही है। क्या अब प्यार की शुरुआत होने वाली है? भले ही नहाने वाले हादसे में मालिक की हरकत बहुत बुरी थी, पर बुजुर्ग नौकर ने कहा था कि वंश आगे बढ़ना मालकिन के लिए भी अच्छी बात है। मैरी दौड़ते हुए टिलिया के पास पहुंची। घुटनों के बल बैठकर बोली, मालकिन, भले ही मालिक बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है, पर जैसा बुजुर्ग नौकर कहते हैं, आप दोनों का फिर से साथ आना मालकिन के लिए भी अच्छा होगा। और अगर एक बच्चा भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। 2 बच्चे हों तो बेहतर, बड़ा मालकिन जैसा और छोटा मालिक जैसा हो। पर अगर मालिक जैसा हुआ तो कहीं घर छोड़कर भागने वाला ना निकल जाए। इससे तो अच्छा है छोटा भी मालकिन जैसा ही हो, तब तो जैसे 3 मालकिन हो जाएंगी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। बुजुर्ग नौकर बाहर से बोला, मालकिन, आप तैयार हो गईं? इसके बाद टिलिया बुजुर्ग नौकर के साथ चल पड़ी। उसके मन में सवाल था, आखिर मुझसे क्या बात करनी है? खुद बुलाना तो पहली बार हो रहा है। बुजुर्ग नौकर ने धीरे से दरवाजा खोला। मालिक, मालकिन आ गई हैं। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। टिलिया बहुत शालीनता से कुलीन अंदाज में चलते हुए अंदर आई। मैं शुरू से ही खड़ा नहीं हुआ। हाथ में पकड़ी कॉफी धीरे से नीचे रख दी। आज मैं टिलिया से एक बात साफ करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मुझे माफी मांगने की इजाजत दीजिए। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे खत खोल दिए। नौकर सामान्य लाते वक्त ये खत बाकी चिट्ठियों में मिल गए थे, तभी मैंने देखे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यह खत देखकर टिलिया थोड़ी चौंकी, फिर चुपचाप सिर हिलाया। पूछिए। पर टिलिया के मन में बेचैनी थी। कहीं वो गलत न समझें, कहीं मुझे विरासत की लालची न समझ लें। मैंने धीरे से कहा, इस पूरे साल में तुमने इन खतों को नज़रअंदाज किया, यह मुझे भी अब समझ आया। मैंने तुम्हें बस यह पूछने के लिए बुलाया कि आखिर तुम इस विरासत की रक्षा क्यों कर रही हो, जिसके मालिक का लौटना भी तय नहीं था, जबकि यह सब तो पूरी तरह तुम्हारा हो सकता था। लगता है टिलिया के लिए आखिरकार वो हमेशा से एक बाहरी इंसान ही रही, इतनी दूर की अजनबी कि उसकी विरासत की रक्षा करने का हक भी उसे शक में डाल दे। मुझे काफी देर तक जवाब नहीं मिला तो मैंने फिर पूछा, क्या तुम बता सकती हो टिलिया, क्यों कभी अपने परिवार वापस नहीं गई? टिलिया ने कहा, बोटमैन, मैं टिलिया बोटमैन हूँ। कृपया मुझे टिलिया जी कहकर मत बुलाइए। मैं अब विभिन्न परिवार की बेटी नहीं हूँ, अब मैं बोटमैन परिवार की गृहिणी हूँ। माफ कीजिए, मुझे अभी कुछ काम बाकी है। टिलिया को जाते देख मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या मैंने आज कुछ गलत कह दिया? टिलिया वहां से जाने के बाद दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, विरासत की रक्षा क्यों कर रही हो? टिलिया का दिल बहुत दुखी था। इस दुख को कोई समझ नहीं सकता था। अगर उसे जवाब देना होता तो सबसे आसान जवाब यही होता, मैं इसकी रक्षा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसी वक्त मैं हाथ में एक चाकू लेकर घुमा रहा था। टाल देते हुए मैं टिलिया की उस बात को याद कर रहा था। उसने कहा, वो टिलिया बोटमैन है, इस घर की गृहिणी। अचानक एक तेज आवाज के साथ मैंने चाकू दरवाजे पर घोंप दिया। क्या यह एक कुलीन गृहिणी होने का कर्तव्य और जिम्मेदारी थी? क्या उसकी बात का असली मतलब यही था? टिलिया बोटमैन बनकर वो बोटमैन परिवार की छोड़ी हुई हर चीज की रक्षा करती रही। यह किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने के लिए था। उसका यह अंदाज मुझे एक पुराने जान पहचान वाले इंसान की याद दिला गया, एल्बर्ट्स ग्रेम। मैं उससे युद्ध भूमि पर मिला था। वो इलाके के युद्ध की कमान संभालने वाले परिवार का तीसरा बेटा था और मैं उसका काम पर रखा भाड़े का सैनिक। साफ शब्दों में कहें तो एक मालिक और कर्मचारी का रिश्ता। जो युद्ध हमने जीता उसमें नुकसान भी बहुत कम हुआ, पर वो पूरी तरह जीत भी नहीं थी। एल्बर्ट्स ग्रेहम हमेशा के लिए युद्ध भूमि पर कदम रखने लायक नहीं रहा, फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। यह मेरा कर्तव्य निभाने के लिए था। एक कुलीन होने के नाते जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। जो लोग सम्मान की जगह पर हैं उन्हें मिसाल भी बनना पड़ता है। यह युद्ध बस उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए था। मैंने उससे कहा था, क्या तुम आम आदमी नहीं हो? आधा खून तो सामान्य लोगों का ही है। एल्बर्ट्स ग्रेहम हंसते हुए बोला, दूसरे शब्दों में कहें
तो आधा खून कुलीन भी है, और उस आधी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने अपना आधा शरीर खो दिया। तो बाकी जिंदगी आराम से बिताना भी बुरा नहीं। बाद में सच में वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। युद्धभूमि छोड़ने के बाद उसने जिंदगी का भरपूर आनंद उठाया। कुछ साल बाद उसकी शादी भी हो गई। क्या यही असल में जिम्मेदारी और कर्तव्य है? मैं उसके गंवाए हुए 10 साल की जवानी की भरपाई तो नहीं कर सकता, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। विरासत के बारे में चिट्ठियां जरूर फिर आएंगी। पूरे 1 साल से लगातार आती रहीं। अचानक अब रुकने की कोई वजह नहीं। जवाब की भीख मांगते रहे पर खुद आकर मिले नहीं। शायद मिलना नहीं चाहते नहीं, बल्कि आ नहीं सकते। अगर उनसे पूछूं तो भी वो सच में नहीं बताएगी, क्योंकि टिलिया अपने मन की बात जुबान पर लाने वाली इंसान नहीं है। पर सच जानने का एक तरीका है। अब मैं वेबिन परिवार की हवेली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने तय किया कि मैं सीधे तौर पर आमने सामने बात करूंगा। ये मेरा सबसे मजबूत हथियार है। इस वक्त कमरे के अंदर से एक आवाज आई। सोचा नहीं था वो सच में वापस आ जाएगा। ठीक इसी वक्त आना था। बेकार खून है, बाहर ही मर जाता तो अच्छा होता। अचानक वापस क्यों आया? जरूर विरासत के लालच में आया होगा। ससुर को थोड़ी चिंता हुई। अगर वो आदमी विरासत का दावा करने आया तो? यह सोचकर उसे गुस्सा भी आया। पर जो भी हो, हमें विरासत का हिस्सा जरूर लेना है। ऐसे लोग तो पैसे देखकर ही आते हैं। हमारी बेटी की 10 साल की जवानी बर्बाद करने के लिए हमने भी टिलिया को पालने में कम पैसा नहीं लगाया। मर्दाना शक्ल की उसकी सास ने कहा, हाँ बिल्कुल, टिलिया को पालने में हमने बहुत मेहनत और पैसा लगाया है। इसलिए वो लोग विरासत का हिस्सा लेने की योजना बना रहे थे। हर हाल में वो रकम मुआवजे के तौर पर लेनी ही है, वरना वो किसी हाल में नहीं मानेंगे। दरवाज़ा खोलते ही मैं पहले से वहां इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम बैठकर बात करने लगे। माफ़ी चाहता हूँ इतनी देर से आपसे मिलने आया। मैं एल्रिक हूँ। हमारी करीब 10 साल बाद मुलाकात हो रही है। आपसे मिलना सच में मुश्किल था। जरूर आपके अपने कारण होंगे। असल में मैंने घर आया वो खत देखा था। ससुर ने कहा, अगर तुमने वो खत देख लिया है तो बात आसान है। हमने अच्छे मन से तुम्हारे परिवार को कुलीन बनाया, पर तुमने हमारी बेटी को नजरअंदाज कर दिया। यह तो बहुत बेशर्मी की बात है। ससुर मन ही मन सोच रहा था, नीच खानदान का होना तो ठीक है, पर लंगड़ा भी निकला। कैसी बेतुकी बात है। लगता है तुम्हें कुलीनों की शिष्ट भाषा समझ नहीं आती। तो मैं साफ कह देता हूँ, यह विरासत हमारा हक बनती है। इसे अपने पास रखा जाना चाहिए। यही हमारी बेटी को इतने साल नज़रअंदाज करने का हर्जाना है। अब यहाँ आकर विरासत पर हक जताना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सच कहूँ तो तुम्हारे पिता की छोड़ी विरासत को तुम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे भी या नहीं, यह भी पक्का नहीं। लगता है तुम्हारी काबिलियत जागीर के हितों की रक्षा करने लायक भी नहीं। हमारी बेटी को अकेले बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी होगी, इसलिए विरासत हमारे पास रहना ही ठीक रहेगा। हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत घिन आ रही थी। इतनी घुमा फिराकर बात करने का मकसद बस मेरे नाम की वो विरासत हड़पना था। आखिर पिता की मृत्यु के बाद घर में अकेली टिलियां ही बची। उन्हें लगा वो मौके का फायदा उठाकर विरासत हड़प सकते हैं। अपनी ही बेटी की परवाह न करते हुए अब फिर से बेटी को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। यह सोच सच में घिनौनी है। यह बातें सुनकर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने धीरे से कहना शुरू किया, सबसे पहले एक बात कहनी है। मैं मालकिन को साथ नहीं ला सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो काम में व्यस्त हैं। ससुर तुरंत भड़क उठे, बात मत घुमाओ। हम अभी विरासत की बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कोई और चालाकी मत करो। चुपचाप विरासत सौंप दो। 10 साल गायब रहने वाला यह इंसान सच में सोचता है ये उसका हक है? तुम लोग तो बेहद लालची हो। बहुत खूब जोसेफ। इतनी लालच अगर मैं जानबूझकर पूरी करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरी इस बात ने ससुर को चौंका दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे मुंह से निकली उस लालच को आज मैं सच में पूरा करके दिखाऊंगा। अब तुम क्या करोगे? बोलो, अब मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगे? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? ये सुनकर ससुर ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? बड़ों की इज्जत नहीं है तुम्हें? बिल्कुल सही। लगता है अब तुम्हें एहसास हुआ कि मुझे बड़ों की इज्जत नहीं है। पर क्या तुम इसके लायक भी हो? क्या तुम मेरे सम्मान के काबिल हो? मैंने 10 साल युद्धभूमि में तलवार चलाई है। मुझे कोई अनावश्यक हरकत करने की जरूरत नहीं, न ही अपना गुस्सा दिखाने की। भले ही मैं किसी भी काम को कोई मतलब न दूं, फिर भी हालात नहीं बदलेंगे। बेहतर होगा अब तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें अपनी अभी की कमाई भी बचानी है तो। सोचकर तो यह भी हास्यास्पद लगता है, इस विरासत की असली हकदार तो मेरी पत्नी है। तुम लोगों को इसका कोई हक नहीं, फिर भी तुम यहाँ उछल कूद कर रहे हो। लगता है सच में लालची तो तुम लोग ही हो। ससुर पीछे से चिल्लाया, तुम्हें लगता है यूं ही बचकर निकल जाओगे?
मैं खुद बोटमैन परिवार जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, बेझिझक आना, मैं इंतजार करूंगा, बस डरकर मत भागना। ससुर से मिलने के बाद मैं गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। वो घिनौना एहसास अब तक मन में बना हुआ था। ये लोग सच में बेशर्म हैं, पर क्या मुझ में और उनमें कोई फर्क है? टिलिया की नज़र में शायद मैं भी उतना ही दोषी हूं। तुझे जो खाना मिल रहा है उसकी कद्र कर, ज्यादा सोच मत रख। क्या मैंने अभी वो सब सिर्फ उस लड़की के लिए किया था, या फिर सिर्फ अपनी बड़ाई के नशे में बहकर वो सब बोल गया? उस वक्त मुझे जो एहसास हुआ वो टिलिया के लिए तरस नहीं था, बल्कि उन्हें झुकाकर पैरों तले कुचलने का एक सुकून था। मेरे पिता भी अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करते थे, और मैंने वही बर्ताव दूसरों पर उतार दिया। इस तरह तो मैं भी पिता जैसा ही निकला। ये सोचकर मुझे फिर उल्टी जैसा महसूस हुआ। गाड़ी के हिलने से हालत और खराब हो गई। मैंने गाड़ी रुकवाई और रास्ते किनारे बैठकर उल्टी कर दी। अब सोचता हूं तो लगता है मैं सच में एक बुरा इंसान हूं, और वो भी लाइलाज हद तक। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो उस परछाई को देखकर मेरी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। वो टिलिया थी। वो उस वक्त गेहूं के खेत में जांच कर रही थी। उसका अंदाज इतना प्यारा और खूबसूरत लग रहा था कि देखकर दिल में ममता उमड़ आई। मैंने धीरे से टिलिया का नाम पुकारा और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। आखिर इन सालों में उसने कितना कुछ सहा होगा। उसके माता पिता ऐसे थे, और मेरे पिता भी वैसे ही थे। इस वक्त मैं बिना अपनी शक्ल सूरत की परवाह किए टिलिया की तरफ दौड़ पड़ा। तुम्हारे साथ रहना भी तो मेरे लिए शर्म की बात है। मैंने टिलिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। वो भी हैरान रह गई। मालिक, आपको क्या हुआ? मैंने उसकी बात की परवाह किए बिना खुद ही माफी मांगनी शुरू कर दी। ये मेरी गलती है, पूरी गलती मेरी है। मैंने तुमसे बहुत गलत किया। तुम्हें अकेला छोड़कर 10 साल घर से दूर रहना, अपनी स्वार्थी हरकत को यह कहकर सही ठहराना कि यह तुम्हारे भले के लिए था। जो कुछ भी तुमने अब तक झेला, वो सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यह सब मेरी ही नादानी थी। मुझे लगा कि यहाँ से चले जाने से तुम्हारी शादी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, पर इसके उलट मैंने तुम्हें यहीं फंसा दिया।